हेलो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज का। इसमें हम पावर इन एसी सर्किट देखने जा रहे हैं, यानी कि हम जो आज पावर देखेंगे वो फॉर एलसीआर सर्किट या एसी सर्किट की बात कर रहे हैं। क्योंकि एसी सर्किट में अगर हमारा मान लीजिए एल या सी या आर जो भी कनेक्टेड है या तीनों कनेक्टेड हैं तो उनके लिए पावर क्या होती है। तो बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है ये हमने माना है किसके लिए है, हमारा एलसीआर सर्किट के लिए हम पावर की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है देखते हैं। डीसी सर्किट में जैसा कि हम जानते हैं पावर जो होती है V इक्वल टू आई वी आई बोल दीजिए या आई वी बोल दीजिए, P इक्वल टू वी आई होती है। और यही एसी सर्किट में क्या हो जाती है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉज फाई। यानी कि यहाँ पर जो पावर है वो या थीटा लिया है हमने, थीटा ही लेंगे। तो यहाँ जो पावर है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉज फाई। और जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे जो करंट वोल्टेज होते हैं ये जो होते हैं टाइम वेरिंग होते हैं, टाइम के साथ वेरी करते हैं, इसलिए हमारी ये पावर भी चेंज होती रहेगी, एसी पावर चेंज होती रहेगी। इसीलिए हम इसे इंस्टेंटेनियस पावर भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने मेंशन भी कर रखा है इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस के लिए पावर के लिए हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, डब्ल्यू अपॉन टी ना होकर के डी डब्ल्यू अपॉन डी टी हो जाएगा इंस्टेंटेनियस के लिए, इक्वल टू वी आई। अब वी और आई की वैल्यू हमने लिखी है, यहाँ पर देख रहे होंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। क्योंकि मैंने बोला आपसे एलसीआर का केस है, तो एलसीआर के केस में हम भी जानते हैं करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर करंट को या वोल्टेज आप जिसको भी आगे पीछे दिखा सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, करंट को आगे दिखा रखा है थीटा डिग्री, यानी कि करंट और वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस है वो कितना डिग्री का है, थीटा डिग्री का है। अब यहाँ पर हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन ए इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, देखिए यहाँ पर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद साइन ओमेगा टी के अंदर मल्टीप्लाई करी, तो देखिए साइन साइन की मल्टीप्लाई हुई साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पर ये थीटा नहीं है, ये ओमेगा टी है, ठीक। और यहाँ उसके बाद हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, जिससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए जो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप एक बार चेक करेंगे, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉज ओमेगा टी, कॉज ओमेगा टी, ये रहा आपका कॉज ओमेगा टी, ये रहा साइन ओमेगा टी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। जैसा कि आप नेक्स्ट लाइन में भी देखेंगे कि क्या बना नया फॉर्मूला, और ये 2 बाहर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका। अब देख रहे हैं आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह देखिए कैसे लिख रहे हैं, फिर से मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, क्योंकि कॉस 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला आप जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर को उधर ले गए भाई, साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा टी को उधर ले गए, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इधर आ गया, और ये जो 2 है ये नीचे जाएगा। तो यही चीज़ मैंने लिख रखी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह तो मैंने ये लिख दिया पूरा टर्म। अब बात कर रहे हैं हम किसके लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल। जो हम बात भी कर रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट साइकिल, इसलिए लिमिट क्या आ गई हमारी, 0 से t आ गई है। अब कंप्लीट साइकिल क्या होती है आप भी जानते हैं, ये एक कंप्लीट साइकिल होती है। तो यहाँ पर टाइम 0, यहाँ पर टाइम t, तो एक चक्कर को पूरा करने में लगा टाइम t है आपका। तो लिमिट भी आपने 0 से t ले ली। अब यहाँ पर देखिए वो साइन 2 ओमेगा टी आ गया इंटू साइन फाई, ये रहा, सॉरी साइन थीटा ये रहा। अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का क्या होता है, जिसकी रेस्पेक्ट में करते हैं। तो किसकी रेस्पेक्ट चल रही है यहाँ पर, टी की रेस्पेक्ट है। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट है, यानी कि टी आ गया आपका। कॉज का किया आपने, साइन आ गया, और कॉज में मल्टीप्लायर देखिए टी का क्या है 2 ओमेगा, इसलिए 2 ओमेगा ये नीचे आ गया। अब उसके बाद कर रहे हैं इधर पे साइन ओमेगा, साइन 2 ओमेगा टी का, फिर से उसका कितना आ गया, कॉज 2 ओमेगा टी। मगर एक बात और देखने की है, कॉज साइन का आपने इंटीग्रेशन किया है तो वो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, उस हिसाब से प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगी आपकी टर्म, प्लस हो जाएगी। तो कॉज 2 ओमेगा टी आया, और उसका मल्टीप्लाई कितना आ गया, ये 2 ओमेगा टी। अब नेक्स्ट क्या है, लिमिट रखनी है। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लूँगा, उसके बाद इस पार्ट में अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लूँगा। तो जैसे रख के दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये रहा आपका टी, आपने लिमिट रखी सबसे पहले 1/2 को बाहर कर लिया, स्मॉल टी की जगह पर कैपिटल टी आ गया पहली जगह, और उसके बाद आपने क्या करा, साइन 2, ये रहा 2 और ये रहा 2, इंटू ओमेगा की जगह आपने लिख दिया 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूले 2 होते हैं, क्या 2 पाई अपॉन टी, एक होता है 1 अपॉन टी बराबर 1 अपॉन टी बराबर होता है आपका एफ, तो ये आ गया 2 पाई एफ। तो हमें टी से टी कैंसिल करना है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 पाई अपॉन टी लिख लिया। अब देखिए स्मॉल टी की जगह ये कैपिटल टी रख दिया, इस वाले टी की जगह। अब टी से ये टी कैंसिल हो गया। अब इसी में लोअर लिमिट रख रहे हैं, तो लोअर लिमिट क्या है 0, तो इस टी की जगह आपने रखा ये 0, और
यहाँ पर साइन जीरो है, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है भाई, जीरो, इसलिए तो इसको हम साइन जीरो ही छोड़ के, यानी कि जीरो ही लिख के छोड़ देंगे, इनटू ये कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा। अब सेकंड पार्ट में रख रहे हैं इस वाले पार्ट में, तो देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, तो 1/4 ओमेगा इंटू कॉज टू और ओमेगा की जगह फिर से वही 2π/t इंटू टी, ये से टी से टी कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस जीरो लो माइनस लोअर लिमिट आ गई इंटू ये साइन फाई ये रहा। ठीक है, आपने ये सब चीज़ें रख दी। माइनस प्लस देखिए फिर से वही वाली बात है, यहाँ पर हमारा हमने अभी बताया था यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप लिमिट में जब रखेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने कैसे रखा है। ये तो अपर माइनस लोअर हो गई, यहाँ पर आपका जो आएगा ये प्लस आना है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये प्लस आ जाएगा। अब क्या है, अब आगे आप देखेंगे तो हमने ये जब लिमिट रख दी है, ये वाली टर्म एक तो जीरो हो जाएगी, ये ऑलरेडी जीरो हो चुकी है। कॉज यहाँ क्या बनेगा, देखिए टी से टी कैंसिल हो गया है, कॉज 4π माइनस कॉज जीरो। आप भी जानते हैं, मैंने आपको उस दिन भी सिखाया था जब हम VRMS IRMS पढ़ रहे थे और उसके बाद हमने आपका LCR सर्किट वगैरह वगैरह पढ़ा, तो उसमें भी मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था थोड़ा सा। तो उसमें देखिए आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है प्लस की, और cos 180 की माइनस की 1 होती है 180 की। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक पाई, क्योंकि 180 को हम क्या कहते हैं पाई, यहाँ से यहाँ तक 2π, यहाँ से यहाँ तक फिर से 3π, फिर यहाँ से यहाँ तक 4π। तो 4π पे फिर से कहाँ गया वो +1 की तरफ आ गया, तो यानी कि इसकी वैल्यू तो +1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी +1 ही होगी, cos 0 भी उधर ही है, तो 1 से 1 कैंसिल, यानी कि ये पूरी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक, जैसा आप नेक्स्ट में देखेंगे। तो आपके पास बचा क्या क्या, इधर आप देख रहे हैं ये वैल्यू जीरो है, ये पूरा जीरो है, ये पूरी जीरो है, तो बचा क्या आपके पास, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बनेगा sin 4π। आप भी जानते हैं साइन में n π तक की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। n π का मीनिंग क्या है, कोई सा भी पाई हो, चाहे पाई हो, चाहे साइन जीरो हो, चाहे साइन 180 हो, चाहे साइन 360 हो, कुछ भी हो, सबकी वैल्यू जीरो होती है। तो हमारे पास खाली जो टर्म बची क्या बची, t इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए t कहाँ से बचा, एक तो t ये रहा और ये रहा कॉस थीटा, बस। तो अपने पास यही बचा, क्या बचा, W इक्वल टू 1/V0 I0 t इंटू कॉस थीटा। अब हम जानते हैं एवरेज पावर जो होती है हमारी वो होती है W/T। W की वैल्यू आप ये कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको रखिए, t से t कैंसिल हो जाएगा भाई, ये t से t कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, P इक्वल टू V0 I0 अपॉन 2। अब देखिए मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, V0 अपॉन √2 I0 अपॉन √2। अब हम जानते हैं भाई √2 इंटू √2 की मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2। कैसे, क्योंकि इसे लिखते कैसे हैं भाई, 2 की पावर हाफ, और सेम बेस पर देखिए, सेम बेस हैं, दो हैं, तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो यानी कि 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1। तो ये आ गया आपका 2 फिर से, इंटू कॉस फाई या थीटा। तो ये हमारे फॉर्मूले नोन है हमें पहले से ही, इनको हम क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू। ये VRMS हो गया इंटू ये IRMS हो गया इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपका वही देखिए करा है, ये फॉर्मूले नए बन गए आपके क्या। अब यहाँ जो टर्म है ये P, ये जो है ये इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, VRMS IRMS और कॉस थीटा। जहाँ पर कॉस थीटा जो होता है ये आपका क्या कहलाता है, पावर फैक्टर बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। अब बात कर रहे हैं इसे हम कौन सी पावर बोलते हैं, इसे हम एक रियल पावर बोलते हैं, क्योंकि ये इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है जो कि बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे, इसीलिए हम इसे बोलते हैं क्या, रियल पावर। मगर यहाँ पर जो VRMS और IRMS हैं, VRMS और IRMS खाली जिस पे मैंने सर्कल किया है, वो आपके कैसी हैं, एक तरह से वर्चुअल पावर है, क्योंकि इसमें कॉस फाई का रोल नहीं है। या देखिए ट्रू पावर भी बोला गया है, इसे रियल पावर की जगह ट्रू पावर भी बोला गया है, ट्रू पावर। तो पावर फैक्टर का यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, ट्रू पावर अपॉन वर्चुअल पावर। देखिए VRMS IRMS को नीचे ले जाएंगे अब, तो हमारा पावर फैक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा P अपॉन VRMS इंटू IRMS। अब देखिए इसमें कुछ स्पेशल केस हैं, अगर मैं कहूँ आपसे और कॉस थीटा के फॉर्मूले क्या बन सकते हैं, आपने जैसा कि वो बना के देखा था फेज डायग्राम। तो अगर मान लीजिए कैपेसिटर का केस है,
या इंडक्टर का केस है, तो इंडक्टर के केस में आपने देखा था यहाँ V था, यहाँ I था, और उनका रिजल्टेंट कुछ यहाँ से जाता था, और ये हमारा tan थीटा होता था। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, ये tan थीटा के लिए हम यूज़ करते थे फाई और थीटा जो एंगल था। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, देखिए ये हो गया आपका V, या इसी से हमारा Z निकल के आता था, और ये कहलाता था VL, क्योंकि ये VL है, और ये हमारा अगर मान लीजिए सर्किट में R है तो R आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, जो भी होगा वो आ जाएगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज साथ चलते हैं रेजिस्टेंस के केस में। तो अगर मैं आपसे cos थीटा की वैल्यू निकलवाऊँ, तो cos थीटा की वैल्यू और क्या बन सकती है, यहाँ से VL बराबर क्या था, अब यहाँ से IXL आएगा, यानी कि XL आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पहले सबसे पहले पता होना चाहिए cos थीटा होता क्या है। जैसा कि हमने tan थीटा तो लिखा था, क्या tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे ही sin थीटा और cos थीटा भी हमें पता होना चाहिए। तो cos थीटा जो हमारा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा, ये रहा हमारा, और हाइपोटेनस कितना है हमारा, ये रहा हमारा। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होगी। तो आगे इसे तो चलिए बाद में देखेंगे, इस टर्म को अभी हम बाद में देखते हैं क्या है, पहले हम आगे स्पेशल केस देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे सबसे। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का मीनिंग क्या है, सर्किट में पावर जीरो कब होगी, सर्किट मतलब सर्किट कब पावर कंज्यूम नहीं करेगा, पावर लॉस नहीं देखने को मिलेगा। अगर हमारे सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हैं, अगर कैपेसिटर और इंडक्टर लगे हैं, तो हमें पता है करंट और वोल्टेज के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस चलता है वो आपका 90 डिग्री चलता है। और हमारा जो एवरेज पावर का फॉर्मूला आया है, अभी आपने देखा VRMS IRMS cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो cos 90 इक्वल टू 0, तो यानी कि आपका एवरेज पावर 0 आ गई इन केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर। तो भाई अगर किसी सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर लगे हैं, दोनों में से एक कोई भी लगा है, प्योरली कैपेसिटिव है या प्योरली इंडक्टिव है, तो आप जानते हैं उस केस में पावर आपकी 0 आएगी। इसी पावर को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। और इंडक्टर इसी वजह से फ्लोरेसेंट लाइट के लिए यूज होता है, ट्यूबलाइट बनाने में यूज होता है। अब देखिए, अब मैं बोलूँ अगर फ्लोरेसेंट लाइट में क्यों यूज़ किया जाता है, क्या फ़ायदा है इंडक्टर को लगाने का, तो इंडक्टर बस एक स्टेबिलिटी देता है। और आपने देखा होगा कोई लाइट ब्लिंक होती रहती है, फ्लिकर होता रहता है उसमें, मतलब झिलमिलाहट होती रहती है, वो जलती बुझती सी रहती है, ये चीज़ें दूर हो जाती हैं इंडक्टर लगाने से। बस इंडक्टर लगाने का एक फ़ायदा हमें फ्लोरेसेंट लाइट बनाने में यही हमें एक अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। यानी कि बेसिकली ज़्यादातर आपको कॉइल में यूज़ करने, कॉइल जो यूज़ होगी इसी पर्पज़ से यूज़ होगी, स्टेबिलिटी लाने के लिए AC सर्किट में। अब बात कर रहे हैं, देखिए हमने देखा वॉटलेस करंट क्या था हमारा, यानी कि जब सर्किट के थ्रू जो पावर कंज्यूम पावर लॉस हुआ है वो 0 है। तो ऐसा कब होगा, जब हमारा जो आपका पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, यानी कि थीटा 90 डिग्री होगा, तो कॉज उसकी वैल्यू जो होगी 0, यानी कि पावर कंज्यूम कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। मगर रेजिस्टेंस का केस है, तो रेजिस्टेंस के केस में I और V के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि आपका यहां से पावर जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी IRMS इंटू VRMS। तो इसी वजह से इस करंट को क्या बोला जाता है, वॉटफुल करंट बोला जाता है। क्योंकि यहां पर आपने अगर नोटिस भी किया था, Z जो आता था वो किसके बराबर आता था, आपका R के बराबर आता था। तो अब बात कर रहे हैं पावर फैक्टर के अलग अलग फॉर्मूले और क्या बन सकते हैं। देखिए मैंने आपसे बोला भी था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना था हमारा R और हाइपोटेनस कितना है Z, तो cos थीटा का फॉर्मूला एक ये भी बन गया। अब ये Z कुछ भी हो सकता है, अगर मान लीजिए LR सर्किट के लिए बोलता है, LR के लिए बोलता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अगर यही अब RC के लिए बोल दिया जाए तो R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। LCR के लिए बोल दिया जाए तो R स्क्वायर, ऊपर तो सेम, नीचे क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूले इसमें बन जाएंगे। अब क्या है कि देखिए भाई, जैसा कि लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर सीरीज कब आएगी इस चैप्टर के हिसाब से, तो ऐसा है ये भी सब कुछ CBSE के सिलेबस के हिसाब से ही है। जो आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, वही सारे टॉपिक दिए गए हैं, कोई भी फालतू चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है। तो जो भी है आप इस चैप्टर से ही स्टार्ट करिए, धीरे धीरे जो भी चैप्टर हैं आगे के वो भी पूरे होते जाएंगे और पीछे के चैप्टर भी
आ जाएंगे। मगर ये है कि थोड़ा लेट हुआ है सेशन, इसलिए थोड़ा सा हम आगे चैप्टर से चल रहे हैं, क्योंकि सब जगह पर मोस्टली फ़र्स्ट बुक तो कंप्लीट होने को होगी या हो गई होगी, इसीलिए हमने थोड़ा मिड से लिया है। और आप धीरे धीरे देखते रहिए, होता रहेगा सिलेबस आपका। आप बस देखते रहिए और आपको जो भी पसंद आता है उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। थैंक यू।